ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। शनिवार को मैसेजेस आ जा रहे थे। रेडियो के दोस्त कॉल कर रहे थे। कलकत्ते से एक एसोसिएट का फ़ोन आया जब आईसीयू और वेंटिलेटर की खबरें आने लगी थीं। उसने कहा, देखो संजोग, सरस्वती पूजा के दिन ही होना था ये। वो तो खुद साक्षात सरस्वती ही थी। और फिर अगली सुबह जब झिलमिलाती धूप खिली थी मेरी खिड़की के बाहर दिल्ली में, और लग रहा था शायद आज का दिन रोशन ही रहेगा, तब ऐसी खबर आई कि सूरज भी बुझ गया।
कुछ खबरों के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते। मालूम होता है कि ये एक ना एक दिन होना ही है। पता होता है कि वो जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, जिनके काम से हमें सिर्फ प्यार नहीं उससे पहचान मिली है हमें, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, काफ़ी दिनों से बीमार हैं, अस्पताल में हैं। ये खबर तो आनी थी, हम जानते थे। हमने खुद को मजबूत करने की कोशिश भी की, खुद को तैयार करने की कोशिश की। तो फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि हर तरफ सूनापन है, आसमान वीरान है और इस देश की हवाओं से संगीत मिट सा गया? लता जी, आप रहें ना रहें, महका करेंगी बनके कली, बनके सबा, बाग़े वफ़ा में। आज मैं रिया आपके साथ इस बहुत ही दुखद लम्हे में बड़े दुख के साथ ही इस एपिसोड को आज पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी इच्छा है आज मैं कम से कम बोलूँ और हम बस आज मिलकर लता जी की आवाज़ सुने, उनके गीत भी और सीज़न 1 में जो उनके साथ बातचीत हुई थी वो भी। कैसा अजीब सा लग रहा है ना, जैसे कोई अपना, कोई बहुत सगा, बहुत ज़्यादा करीबी कोई इंसान अब नहीं रहे। और तकलीफ़ वही महसूस हो रही है जैसे किसी घर परिवार वाले को खोने से होती है। बचपन, जवानी, यारी, दोस्ती, इश्क, मोहब्बत, मिलना, बिछड़ना, दिल का टूटना, हसीन लम्हों से लेकर हादसों तक, गम की अंधेरी रातों से लेकर उम्मीद भरी चमकती सुबहों तक, उल्फत की चांदनी से लेकर तन्हाई के अंधेरों तक। एक आवाज़ तब से लेकर आज तक हमेशा साथ चली है। क्या हम इस आवाज़ के बिना अपने जज्बात तक पहचान पाएंगे? जो गुजर गई कल की बात थी हो,
उम्र तो नहीं, एक रात थी, रात का सौदागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। मेरे बचपन का एक टुकड़ा मिट गया, इंडिया का एक हिस्सा गुजर गया, इस सरजमीन का तारुफ कराने वाली एक शख्सियत खो गई। लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं, वो तो संपूर्ण हुई, हम अधूरे से रह गए। जब लता जी अस्पताल में एडमिट हुई थी जनवरी की शुरुआत में, तब मैं इधर उधर घूमते भटकते सीज़न 1 में वापस चली गई थी, हमारे पहले लता मंगेशकर स्पेशल की ओर, बस उनकी आवाज़ सुनने के लिए दोबारा। वैसे भी एक स्कूल के लिए मैंने हाल ही नवंबर में एक सेशन लिया था उन्हीं के बारे में, तो वो बातें दिमाग में तरोताज़ा थी। मैं सोच रही हूँ आज वापस उस गुफ्तगू को सुना जाए, आप और मैं मिलकर दिल का ये भार लेकर साथ बैठकर अगर सुने तो शायद छाती में जो एक ये बड़ा सा पत्थर है जिसका वज़न घट नहीं रहा, जो सांस की नली को भी रोक सा रहा है, हो सकता है वो थोड़ा हल्का हो। आइए फिर सुने। नमस्ते लता जी। नमस्ते। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको अच्छा लग रहा है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, थैंक यू सो मच कि आप थोड़ी देर के लिए बात कर रही हैं। जी ज़रूर बात करूँगी, बोलिए। लता जी, ये चेहरे बदलते गए पर आवाज़ वही रही बहुत सालों तक, 30, 40, 50 सालों तक। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी तो थी, पर क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र में मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई और 42 से मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया जी। और आहिस्ता आहिस्ता 47 एंड में मैंने प्लेबैक देना शुरू किया जी। फिल्मों में, मतलब हिंदी फिल्मों में। जी। उससे पहले मैं ज्यादा मराठी फिल्मों में काम करती थी जी। और मेरी उम्र बहुत छोटी थी तो मुझे काम मिलते थे हीरोइन की बहन या हीरो की बहन, ऐसे ही काम मिलते थे। जी जी। तो उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। हाँ। कुछ था, पर मैं उसमें मेरे गाने होते थे और उस वक्त मराठी गाने मेरे चलते थे उसके। जी। और मेरा क्या था कि मैं
वैसे भी प्रोग्राम कर सकती थी, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से क्लासिकल सीखा हुआ था, बिल्कुल। शास्त्रीय म्यूजिक पे मेरा ये था, जी। क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं जब 5 साल की थी तब से गाना सिखाना शुरू किया था, जी बिल्कुल। और मुझे वो बहुत काम आया। जी। ज़माना चुपचाप है,
मैं यूजुअली आपको इस गाने का पॉपुलर पोर्शन, जिसको रेडियो एडिट भी कहते हैं, वही सुनाती हूँ, पर आज तो पूरे 7 मिनट शुरू से लेकर आखिर तक सुनना बनता था ना। लता मंगेशकर नहीं रही हमारे बीच, ये तो कहना ही गलत होगा, क्योंकि वो तो हमेशा ही रहेंगी ना, हमारे ख्यालात में, जहन में, जज्बात में, हमारी तन्हाइयों से लेकर महफिलों तक, नैना बरसे रिमझिम से लेकर जिया जले जां जले तक। आज मैं रियाज रेट्रो के इस गम में डूबे एपिसोड में सुना रही हूँ आपको वो बातें जो मेरी हुई थी उनसे सीज़न 1 में उनकी सालगिरह पर, यानी 2016 में। हमने सुना है कि आप हीरोइन से बात करती थी गाना रिकॉर्ड करने से पहले, तब्दीली लाती थी अपनी गायकी में, अगर आप मीना कुमारी के लिए गा रही हैं और हेमा मालिनी के लिए गा रही हैं। नहीं, देखिए, मैं जब गाना गाती थी तो मैं किसी हीरोइन से बात नहीं करती थी। हालांकि नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और हेमा जी के साथ तो अभी अभी मैं मिली हूँ, ज्यादा बात करने लगी हूँ, पर मुझे इन सब का मतलब ये मालूम था कि इनके लिए किस तरह गाना चाहिए जी। या जया बच्चन बाद में आई, उनके लिए तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि लता की आवाज हमको सूट करती है जी। मुझे एक ही मैंने सीखा था कि मैं डायरेक्टर को पूछती थी कि आपकी फिल्म की सिचुएशन क्या है जी, कौन सी हीरोइन आपकी काम कर रही है और मैं किसके लिए गा रही हूँ, तो वो मुझे बताते थे। तो मैंने 4 साल के बच्चे के लिए भी गाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पहले वो बता देते थे कि ये गाना एक छोटा राजू है बच्चा, वो गा रहा है, तो आपको कैसे गाना चाहिए। तो मैंने उसी तरह, मतलब हालांकि मैं उस वक्त में मेरी उम्र थी बड़ी, पर मैं कोशिश करती थी कि उसको मैच करे मेरी आवाज और लगे कि वो ही गा रहा है बच्चा। तो मैंने एक गाना गाया था, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो जी। तो उस बच्चे को मेरी आवाज बहुत सूट की थी जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैंने बाकी जो बाद में थोड़े बड़े बड़े लड़के आए थे या लड़कियां, उनके लिए भी गाया। पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए मैंने गाया था राधा क्यों गोरी, बिल्कुल, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, तो वो मैंने गाया था। तो मैं कोशिश करती थी कि जिसके लिए गा रही हूँ जी, उसको वो गाना मैच करे बस। बिल्कुल, और मैच करता था जी।
अभी मेरी थोड़े दिन पहले गुलजार साहब से उनके जन्मदिन पे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कैसे उन्होंने आपसे एक गाना पूरा दोबारा गवाया था खुशबू फिल्म के लिए, क्योंकि उनको एक साइलेंस चाहिए थी गाने में। तो वो कह रहे थे पहले पूरे पूरे गाने रिकॉर्ड होते थे, तो लता जी को भी पूरा गाना याद था, फिर वो टुकड़ों में रिकॉर्ड होने लगे, हाई नोट्स गा दीजिए, स्टैंजा गा दीजिए। आपको उस चेंज से दिक्कत आई? मुझे दिक्कत नहीं आई, पर मुझे जैसे पहले एक अंदर से एक ऐसे रहता था कि मुझे गाना है और पूरा गाना अच्छा गाना है जी, और उसमें अगर मैं और कुछ अपना भी डाल सकी तो मुझे डालना है जी, वो फिर बुझता गया जी। मालूम था कि अभी एक लाइन गानी है या 2 लाइन। फिर भी जब मैं गाती हूँ, अभी तक जो मैंने गाया है, मैं कोशिश ये करती थी कि पूरी असाई पूरा अंतरा गा जाऊं, कोशिश होती थी कि पूरा ही गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। पर उनकी तरफ से फिर होता था नहीं, यहाँ फिर थोड़ा म्यूजिक ये हुआ है वो हुआ है, ऐसे करके गाने होने लगे जी। और अभी तो वैसा ही होता है और सब हमारे आर्टिस्ट गाते हैं, तो थोड़ा मैकेनिकल सा हो गया है। मैकेनिकल सा हो गया है। और फिर बाद में क्या हुआ, मेल सिंगर गा के चला जाता था। हाँ बिल्कुल। और फिर मैं गा के गाती थी। हाँ। तो क्या होता था कि दोनों साथ गाते हैं, तब जो सवाल जवाब जैसे जो एक होता है ना, बिल्कुल बातचीत वो लगती खत्म है। हो जाता है, हाँ। वो खत्म हो गया था। बिल्कुल। अब जो भी उसने गाया है, अब जो मैं गाते जाऊंगी तो वो मेरा कुछ होगा। हाँ। तो मतलब वो बात नहीं रही। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा, तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा।
लिया नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले। हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले। कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें। टूटा तारा था ये मन मेरा। बन गया चाँद होके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा। लिख लिया नाम इस पे तेरा। हा 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 हा। हो हो हो। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। घर का बनाना कोई आसान काम नहीं। दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं। दिल में वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। कहते हैं प्यार जिसे दरिया है आग का, या फिर नशा है कोई जीवन के राग का। दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। कांटों भरे हैं लेकिन चाहत के रास्ते। तुम क्या करोगे देखे उल्फत के वास्ते। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा, तेरे घर के सामने देखें दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने
दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। लता जी ने बात की थी ड्यूएट्स की अपने मेल प्लेबैक पार्टनर के साथ गाने की, ताकि वो मूड माहौल बने, वो सवाल जवाब हो। इसीलिए आपको ये 2 डुएट सुनाए, एक किशोरदा के साथ और एक रफ़ी साहब के साथ। दोनों ही सुपरहिट्स और दोनों में ही वो आदान प्रदान, शेयर्ड इमोशंस, केमिस्ट्री कितनी खूबसूरती से सुनाई देते हैं, है ना। मैं हूँ आपके साथ रिया, आज इस बहुत ही मुश्किल ट्रिब्यूट को लेकर, और साथ में हम सुन रहे हैं एक पुरानी बातचीत लता मंगेशकर के साथ जो हुई थी हमारी 5.5 साल पहले। आपको पता है लता जी बहुत बड़ी क्रिकेट एंथुजियास्ट रही हैं, उनको मैचेस देखना बहुत अच्छा लगता था। और इत्तेफाक की बात ये कि दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, उनके हिंदी और मराठी गीतों के। क्या कमाल की बात है ना। ये सुनिए, बहुत क्यूट हिस्सा है उस इंटरव्यू का। आप अभी भी क्रिकेट देखती हैं? हाँ, सचिन के रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल भी? बिल्कुल, मैंने अभी देखा हम जीते हैं। बिल्कुल। T20 का फॉर्म कैसा लगता है आपको? अच्छा है, मतलब पर जो मुझे वनडे या 5 दिन की अपनी मैच अब देखने की आदत है जी तो वो ज्यादा अच्छा लगता था। जी। अभी वनडे भी मुझे अच्छा लगता है। हाँ। पर मैं T20 हो या और कुछ भी हो मैं देखती हूँ जरूर। कौन मुझे अच्छा लगता है वो देखना। कौन सा प्लेयर आपके लिए आपको लगता है अभी सबसे प्रॉमिसिंग है? अभी जो नए हैं उसमें मुझे प्रॉमिसिंग लगते हैं अपने विराट कोहली ना। जी हाँ, वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और अभी मैंने सुना है कि ये रिटायर हो गए अपने धोनी साहब। नहीं, रिटायर तो नहीं हुए हैं, कुछ फॉर्म से रिटायर हुए हैं, कुछ फॉर्म्स खेल रहे हैं। नहीं, उनको खेलना चाहिए जी मेरी नजर में। वो क्रिकेटर तो बेस्ट है ही, कोई शक नहीं जी। और विकेट कीपिंग भी उनका बहुत ही बेहतरीन है और वो कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। पर ये सब तीनों चीजें उनकी अच्छी हैं और सबसे अच्छी बात तो उनकी ये है कि बहुत शांत है। हाँ बिल्कुल, कैप्टन वो कूल। कभी झगड़ा ये वो ग्राउंड पे उनका ये बहुत इतनी शांति से खेलते हैं कि लगता है कि ये आदमी सोच के खेल रहा है, जी जैसे सचिन का होता था। जी सचिन भी देखिए कभी गुस्से होना या कुछ बात करना कभी नहीं, जी बहुत शांत रहते थे। जी जी। पर जब खेलने लगते थे तो वो बताते थे कि मैं सचिन हूँ। ये जो बात थी वो बहुत अलग थी। मतलब जी, वो कहते थे कि हमारा अग्रेशन हमारे बल्ले से दिखता है, हमारे मुंह से नहीं। नहीं, और इसीलिए मुझे धोनी का जब मैं सुना कि वो जा रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा जी। पर आपने कहा तो थोड़ा हिम्मत आई मुझे। उनके तो नाम पे एक फिल्म भी आ रही है अभी कुछ दिनों में। हाँ, पर मुझे लगता है ऐसे क्रिकेटर पे या प्लेबैक सिंगर पे या इस पे फिल्में नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो उसके लिए नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा। अब दुनिया को अच्छा लगता हो तो लगे या जो आज जिस पे पिक्चर बन रही है उसको भी अच्छा लगता हो तो उसकी मर्जी की बात है। हाँ। पर मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसा क्यों पर लता जी? नहीं, क्योंकि हर आदमी का अपना एक लाइफ होता है और उसकी मतलब वो प्राइवेट लाइफ है। प्राइवेट लाइफ, हाँ जी। और उसमें जाके घुस के लोग मतलब फिल्में बनाए, हाँ। मुझे पसंद नहीं। 1-2 और सवाल पूछ सकती हूँ अगर आप थक ना गई हूँ तो? नहीं, पूछिए ना। आजकल के गाने आप सुनती हैं? आजकल के कॉम्पोजिशंस, गायकी, उनसे आप वाकिफ हैं? मैं कुछ गाने सुनती हूँ, मुझे कुछ गाने अच्छे भी लगते हैं जी। ओवरऑल म्यूजिक जो चेंज हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मैं हूं ना। हाँ मैं हूं ना में एक गाना था, मैं हूं ना, जी, जो इन्होंने गाया था अपने सोनू निगम ने। जी। उन्होंने बहुत अच्छा गाया था। वो गाते ही अच्छा है मेरे हिसाब से। जी। और वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था।
जी। मतलब उसमें कुछ बात थी उस गाने में। बहुत खूबसूरत गाना। जैसे एक गाना उसमें था मैं लौट के आऊंगा या कुछ, जिसमें सनी देओल थे हीरो, उसमें भी सोनू थे और जी। शायद संदेशे। रूप कुमार वगैरह थे। संदेशे वो आते गाना हैं। बहुत अच्छा था। जी पर मुझे इस टाइप के गाने बहुत अच्छे लगते जी हैं। जी जी पर उसको भी अभी थोड़े मतलब टाइम गुजर गया है। जी। अभी लेटेस्ट जो आ रहा है हाँ। उसमें मैं सच्ची बात आपको बताती हूँ, मैं सुनती नहीं हूँ, मैंने सुना नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैं मेरे गाने गाए हुए पुराने नहीं सुनती हूँ, हाँ। तो अभी नए क्या सुनूंगी। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे के था कोई फूल खिला, पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें, तुम थे के था जादू भरा कोई समा। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।
जब मदन मोहन जी के बनाए पुराने धुन हाथ लगे थे 2000s की शुरुआत में और यश चोपड़ा ने उन्हें इस्तेमाल किया वीर ज़ारा के साउंड ट्रैक में, तब लता मंगेशकर खुद को रोक नहीं पाई। बड़े सालों बाद उन्होंने फिर प्लेबैक किया। सिर्फ एक या दो गीत नहीं गाए, पर मेन हीरोइन के लिए गाया इस फिल्म में। मैं आपके साथ रिया, और इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम तैयार कर रही हूँ, मेरी खिड़की के बाहर चमचमाती धूप है। एतवार का दिन है और सब कुछ खामोश है। सड़क पर गाड़ियाँ नहीं, बाहर कोई लोग बाग नहीं। जो पंछी नॉर्मली मेरे नीम के पेड़ पर ऐसे मौसम में बहुत चहचहाते हैं, निम्बोड़ियों को तोड़कर खाते हैं और गाते हैं, वो भी चुप हैं। ऐसा लगता है संगीत मौन है। क्या सच में इतना सन्नाटा है आज, या मुझे ही कुछ सुनाई नहीं दे रहा?
मुझे मालूम है कि आज इस एपिसोड में मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स और लता जी के ग्लोरियस 60-70 साल के करियर के बारे में बेहतरीन ट्रिविया और नगेट्स बांटने चाहिए आपके साथ, पर क्या करूं, हो ही नहीं रहा मुझसे। सिर्फ एक खामोशी का एहसास है चारों ओर। वो डॉन मैकलीन का एक गाना है ना, अमेरिकन पाई, उसकी एक लाइन बार बार जहन में आ रही है, द डे द म्यूजिक डाइड। मैं हूँ रिया, और आज जब मुझसे कुछ खास बोला नहीं जा रहा, वापस चलते हैं 2016 में लिए गए उस इंटरव्यू की तरफ। एक ख्याल आता है कई बार कि फिल्मी गाने ज़्यादातर प्यार मोहब्बत के गाने होते थे, और अगर कुछ अलग होता था, जैसे कभी साहिर साहब लिखते थे सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, तो वो ज़्यादातर मेल प्लेबैक को ही जाता था। रफ़ी साहब गाते थे, कोई और गाता था। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि हमारी म्यूज़िक में सब्जेक्ट्स की वैरायटी कम है, थोड़ी कुछ और चीज़ों पे भी बात कर सकते हैं, इश्क मोहब्बत प्यार के अलावा? नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ है। बहुत अलग अलग तरह का म्यूजिक मतलब राइटिंग आया है, और वो जैसे मजरू साहब ने लिखा है और साहिर साहब ने लिखा है और शकील बदायूनी थे, उन्होंने लिखा है। तो उनके ऐसे कितने ही गाने हैं जो सिर्फ मतलब प्यार मोहब्बत के गाने नहीं है, बल्कि कुछ देश प्रेम के हैं, कुछ आपको कोई ऐसी सीख देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, या इस तरह के गाने भी हमारे यहाँ आए हैं। मुझे अभी गाने याद नहीं आ रहे हैं, पर ऐसे बहुत गाने आए हैं। ज्यादातर मैं आपको बताती हूँ, प्रदीप जी थे और व्यास जी थे, भरत व्यास और प्रदीप जी। प्रदीप जी ने और व्यास ने ऐसे गाने लिखे हैं। उनके प्यार मोहब्बत के गाने आपको कम मिलेंगे, बिल्कुल। ज्यादा गाने उनके देशभक्ति के या और किसी बात के, मतलब इस टाइप के गाने भगवान के लिए, मतलब प्रदीप जी ने इसमें लिखा था संतोषी माँ में, तो संतोषी माँ के सब गाने भजन थे, और उसमें ऐसे गाने थे जो प्यार मोहब्बत उसमें वो बहुत कम था। तो ऐसे गाने बहुत आए हैं, और सबसे बड़ा गाना आया है वो ऐ मेरे वतन के लोग। तो उससे और क्या अच्छा, उससे बड़ा और क्या हो सकता है? जी। ऐ मेरे वतन के लोगों, अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने इस पावरफुल पेट्रियाटिक गीत को सुना था ना, रिपब्लिक डे वाले एपिसोड में। आनंद मठ से वंदे मातरम भी सुना था। उस दिन भी हम लता जी के काम, उनके कंट्रीब्यूशन और उनके गीतों को याद कर रहे थे, उनकी सेहत और रिकवरी के लिए प्रे करते हुए। संडे को खबर आई थी कि 2 दिन की नेशनल मॉर्निंग होगी लता जी के लिए, और तिरंगा हाफ मास्ट पर लहराएगा। फुल स्टेट ऑनर्स के साथ होगी उनकी क्रिमेशन। होना भी चाहिए ऐसा ही, क्योंकि इन्होंने जो दिया है हमें, जो संगीत, सुर, गीत और यादें इनकी बदौलत हैं हमारे पास, वो ऋण तो कभी चुका ही नहीं पाएगा ये देश। सोचिए, मधुबाला से लेकर प्रीति जिंटा तक, कहाँ एक तरफ मीना कुमारी और नरगिस और साधना और वहीदा रहमान और नूतन, वहीं दूसरी तरफ वैजयंती माला बाली, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी, और फिर मुमताज और जीनत और रेखा। मतलब सोच कर देखिए, चेहरे बदलते रहे, वेशभूषा, उनकी एनर्जीज, हीरोइंस की वाइब, उनका अपील बदलता रहा एक दशक से दूसरे दशक। बदली बस एक चीज नहीं, और वो थी एक आवाज। जहाँ
जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में, मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में, मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में, तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, 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 मेरा साया। जी, हम जिधर का रुख करेंगे लता जी का साया साथ होगा, एक सुरीला महकता साया जो हर मोड़ हर दुराहे पर हमारे पास ही मिलेगा, एक ऐसी परछाई जो हमारे दिल में झांक कर हमसे बात करती है जब कहीं और से कोई जवाब नहीं आता। क्योंकि जिंदगी के हर कश्मकश, दुविधा, सुख और दुख के पलों के लिए लता जी का कोई ना कोई गाना जरूर है। हमारी जिंदगी का साउंड ट्रैक, अपने आप में एक फलसफा जीने के लिए। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़े संगीतकारों और गीतकारों का हाथ है, मौसीकारों और शायरों का साथ है। निर्माता निर्देशक ऐसे हैं जिन्होंने वो कहानियाँ बुनी जिनसे ये सारे गीत पनपे। पर जैसा कि वो सब के सब कहते आए हैं, हम ऐसे गीत बनाने की सोच सकते थे क्योंकि हमें पता था लता जी हैं उन्हें गाने के लिए। मैंने 20 साल पहले आपका एक इंटरव्यू लिया था, आपको तो ऑब्वियसली याद नहीं होगा, तब मैंने अपना करियर नया नया शुरू किया था। हाँ हाँ। उसमें आपने कहा था मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, बचपन में बहुत शरारत करती थी, पर मेरे गाने सुन के लोग सोचते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ। नहीं, वाकई मैं बहुत शरारती थी बचपन में, पर क्या हुआ कि बहुत जल्दी, मतलब मेरी उम्र के 12-13 साल में मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जी बिल्कुल। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता शांत होती गई। पर मेरा गुस्सा बहुत था। जी सुना है मेरे गुस्से से बहुत लोग डरते थे। पर अभी वो गुस्सा मेरा शांत हो गया है, मतलब अभी मैं नाराज नहीं होती। आपको जो ये खिताब दी गई है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, हाँ, इसके बारे में आपके अपने विचार? मैं आपको सच कहती हूँ,
मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हूँ। ये तो सब जनता का प्यार है। मैं कुछ लिखवा के लाई हूँ ऊपर से कि लता तुझे ये मिलने वाला है। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे गुरुजन जो भी थे, जो भी हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे लोग, तो ये उनका आशीर्वाद है। जो उनसे मुझे कुछ सीखने मिला, उससे मुझे बहुत कुछ मतलब दुनिया में मैं जानने लगी कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। इसीलिए मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती हूँ। वो तो आपकी ह्यूमिलिटी है, ये सारा देश आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वही मैं कह रही हूँ कि देश का प्यार जो मिला है ये भगवान की कृपा है, और उसकी वजह से देशवासी मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं। मैं उनकी आजीवन ऋणी हूँ। लता जी, मैं तो अगले 2 घंटे तक आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे तो सवाल भी खत्म नहीं होंगे, आपसे बात करने की इच्छा भी खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच लता जी। थैंक यू, आपने पूछा इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। अरे क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। लता जी, आपके गीत सांसों में हैं, आपकी आवाज़ खून में है। आप कहीं जा सकती ही नहीं, क्योंकि आप इस मिट्टी में हैं। थैंक यू फॉर लेटिंग अस डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।
आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।